नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 11 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में ईरान के जितने दुश्मन हैं वो ऐसी खौफनाक साजिश रच रहे हैं कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो आने वाले टाइम में ईरान की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। वहीं इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा करने का पूरा तरीके से ऐलान कर लिया है। जो लोग वेस्ट बैंक छोड़ के भागना चाहे उनके लिए बॉर्डर खोल दिया गया है और आज इस पे यूनाइटेड नेशन किस कदर भड़का हुआ है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं सऊदी अरब और कतर के बीच एक खतरनाक डील हुई है। इस खतरनाक डील में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं हिजबुल्लाह ने अपना एक खतरनाक बम ईरान के हवाले किया है और इस बम के द्वारा अब आने वाले टाइम में इजराइल और अमेरिका की धड़कनें बढ़ती चली जा रही। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, यानी यकीन मानिए आज की वीडियो भले ही आपको छोटी देखने को मिले लेकिन इतनी महत्वपूर्ण खबरें आप जानेंगे कि शायद ऐसी खबरें पूरी दुनिया के किसी और चैनल पर देखने को आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखें, क्योंकि यूट्यूब कई बार मेरी मेन वीडियो को डिलीट करवा देता। तो आप लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। अब सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही है। ABC न्यूज के हवाले से आपको बता रहा हूं कि ईरान के साउदर्न इलाके में बड़ा हमला देखने को मिला है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जो सिटी ऑफ लारा एक पार्टिकुलर शहर है, लार शहर, ये पहाड़ी इलाके के आसपास पड़ता है और अगर बॉर्डर की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसका हिस्सा पड़ता है। यहाँ पे कुछ अननोन लोगों ने IRGC यानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। रिपोर्ट से निकल के सामने आ रही, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा IRGC के कमांडरों की मौत हुई है और इसको लेके अब ईरान भड़क उठा है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये हमला हमारे ऊपर आतंकवादी हमले से कम नहीं है। अब बड़े ताज्जुब की बात आपको लग रही होगी कि ईरान के अंदर आतंकवादी हमला। हाँ, ईरान पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले आतंकवादियों से जूझ रहा है। यहाँ भी लड़ाई वही है, शिया बनाम सुन्नी। और साफ तौर पे कहा जाए तो यहाँ लड़ाई बस इतनी सी है कि अमेरिका फंड करता है, इजराइल पैसे देता है, जानबूझ के लोग प्रॉक्सी वार लड़ते हैं ताकि ईरान को अनस्टेबल किया जा सके। तो पिछले महीने की बात आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 13 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का काम पिछले महीने भी ईरान ने किया था और उसी का बदला अब शायद इन संगठनों ने लिया है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अब इसको लेके सवालिया निशान गहरे हैं कि क्या ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, क्या ये हमला अफगानिस्तान की तरफ से हुआ, या फिर इस हमले के तार कहीं ना कहीं इजराइल से जुड़ते चले जा रहे हैं। खैर, जैसा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इस वजह से चैनल पे जुड़ के रहिएगा। इधर एक बहुत बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ने खड़ी कर दी है। इजराइल अपने बख्तर बमों पे बड़ा इतराता था, क्योंकि जब हसन नसरल्ला को मारना था उस दौरान में इसने बख्तर बम को गिराया। जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करना था उस दौरान भी बख्तर बम को गिराया। यानी बार बार अपने बख्तर बमों को गिरा के इतराता रहता। लेकिन 100 सुनार की तो एक लुहार की। बीच में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल ने अपना एक बख्तर बम जिसका नाम GBU-39 भी गिराया था। किस्मत देखिए कि यह बम गिरा तो लेकिन फटा नहीं। जैसे ये बम फटा नहीं, फौरन हिजबुल्लाह के जो साइंसदान हैं वो इस बम के पास जाते और सबसे पहले इसको डिफ्यूज़ कर देते, यानी फ्यूचर में भी ये न फट पाए। अब जब ये बम डिफ्यूज़ हो गया, इसको उठाना पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, फिर हिजबुल्लाह ने उस बम को उठाया। उठाने के बाद खुद देखा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हिजबुल्लाह ने देखा तो उसको कुछ समझ में आया नहीं। अब हिजबुल्लाह ने नया खेल किया। हिजबुल्लाह ने इस बख्तर बम को उठा के ईरान को दे दिया और कहा कि भैया तुम खोल दो। अब जैसे ही ये खबर इजराइल और अमेरिका तक पहुंची, यकीन मानिए ऐसा दहशत का मंजर है कि दोनों देश थर थर कांप रहे। चूंकि ईरान ये चीज बखूबी करता है कि आप उसको कुछ भी दे दें, कुछ भी खोल खाल के ऐसा बना देता है कि वो फिर आपके ही दुश्मन में आ जाएगा। मतलब आप सोचिए, TQ-9 जो ड्रोन था वो ईरान ने गिराया अमेरिका का, और उसको खोल के फिर शाहिद-1 बना दिया और एडवांस वर्जन शाहिद-2 बना दिया, और इसी शाहिद-1 शाहिद-2 से टारगेट करके रशिया यूक्रेन को मार रहा, ईरान जो है इजराइल को मार रहा था। तो आप सोचिए, अब तो बख्तर बम भी मिल गया। जो चीज
नहीं थी अब ईरान के पास वो चीज़, अब ईरान को मिल गई, वो भी इजराइल की गलती से। अब सबसे ताज्जुब की बात ये है, आप इस चीज़ को याद रखिए, जब भी इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल आती है तो उस मिसाइल से बचने के लिए इजराइल के लोग क्या करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जिन लोगों ने गेस कर लिया वो तो कमेंट में मुझे बता चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जो भूल गए, उनको बता दूं कि ये लोग बस यही करते हैं कि जब सायरन बजता है तो भाग के बंकरों में छुप जाते हैं। और अगर अब ईरान के पास बंकरों को ही नष्ट करने वाली बम मिसाइलें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर इजराइल के लोग सुरक्षित कहां। और इसी चीज को लेकर लगातार अब इजराइल और अमेरिका टेंशन में है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर इजराइल अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आज आपका खून खौल उठेगा। रिपोर्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने 800 से ज्यादा घर को बनाने का ऐलान किया है। ये घर किसके लिए है? ये घर इजरायली सेटलर्स के लिए है। जब से वेस्ट बैंक पे कब्जा करने का ऐलान इजराइल ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे किया, पूरी दुनिया के मुस्लिम देश टेंशन में आए। यूनाइटेड नेशन ने बयान दिया कि ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए, मतलब एकदम ताजुब की बात आप सुनिए कि इसके बावजूद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वेस्ट बैंक में लोगों के ऊपर हमला करना, सेटलर्स को टारगेट करना, सेटलर्स को मारना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल हो गया। लेकिन अब डायरेक्ट इजराइल की सरकार 800 घर वेस्ट बैंक के अंदर बनाएगी और बनाने के बाद वहां पे इजरायली सेटलर्स को बसाएगी। और बाकायदा इसके लिए साजिश इस कदर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि अब जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बॉर्डर को खोल दिया गया। क्यों खोल दिया गया? नाम दिया गया कि भाई मदद की चीजें आएंगी, वेस्ट बैंक में मदद आएगी, वेस्ट बैंक से फिर गाजा में मदद जाएगी। लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए, ये बॉर्डर इस वजह से खोला गया है कि जो वेस्ट बैंक के लोग भाग सकते हैं भाग ले, नहीं तो आने वाले टाइम में जो हमला होगा उसकी इंटेंसिटी बड़ी खराब होगी। 800 घर अलॉट कर दिए। यूनाइटेड नेशन भड़का हुआ है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि ये तो कब्जा करने वाली बात है। लेकिन इजराइल को बाल भर भी फर्क पड़ता है कि यूनाइटेड नेशन हो गया, UNRW हो गया, WHO हो गया, ह्यूमन राइट्स विंग हो गए, कौन क्या बोल रहा, कितना फर्क पड़ता है। आई डोंट थिंक कि थोड़ा भी पड़ता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही है। इधर अमेरिका एक नई दुश्मनी की मोड़ पे खड़ा है। वेनेजुएला के ऊपर लगातार अमेरिका हमलावर है और आज फिर उसने एक टैंकर को सीज कर दिया। इस टैंकर का नाम द स्कीपर है। इसमें वेनेजुएला का क्रूड ऑयल जा रहा था। ये दुनिया के किसी देश में जाता, वहाँ पे इस तेल को बेचा जाता जिससे वेनेजुएला को पैसा मिलता। लेकिन जैसी ये बात अमेरिका सुनता है, अपने हेलीकॉप्टर को भेजता है। भेजने के बाद अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस टैंकर को सीज करता है, पकड़ लेता और पकड़ के अपने साथ लेके जाता। आप पहले वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका गुंडागर्दी करते हुए वेनेजुएला के टैंकर को पकड़ रहा। और ताजुब की बात आप सुनिए कि पूरी दुनिया के सामने इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका वेनेजुएला के सामने इस लेवल का काम कर रहा है और पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई। दोस्तों, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं, इधर सऊदी भाई साहब अपने प्रचार प्रसार और व्यापार में ही लगे हैं। इनका एक विजन है 2030। उस विजन के तहत सऊदी अरब अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने यहाँ पे विदेशियों को लाने के लिए, अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए इस कदर परेशान है कि वो किसी भी चीज़ की बलि दे सकता है, किसी भी चीज़ की कुर्बानी दे सकता है और कुछ भी कर सकता है। ताजुब की बात आप सुनिए कि इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इतनी खराब है, उसके बावजूद भी सऊदी अरब कतर पहुँच गया और कतर में पहुँचने के बाद ट्रेन की MOU साइन कर रहा है। यानी अब ट्रेन कतर और सऊदी के बीच डायरेक्ट चलेंगी। इस लेवल का ये अपने आप में मशगूल है कि ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी। यही समस्या है। मतलब ऐसा सोचिए, अगर ईश्वर ना करे हमारे देश में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो क्या हमारे देश के हर मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हमारे यूपी बस सही रहे, हमारा बिहार बस सही रहे? सेम मिडिल ईस्ट है, छोटे छोटे आपस में बटे हुए देश हैं। पहले वो आपस में बटे हुए भी नहीं थे, सब एक थे।
आज सिचुएशन ऐसी है कि बस दूसरे के घर में आग लगे तो खुद के घर पे पानी इकट्ठा कर लेना है कि भाई हमारे घर पे आग लगे तो हम अपना बुझा सकें। ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले उसका भी बुझा दे ताकि हमारे घर में आग कभी लगे ही ना। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही है। इधर फिर से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि इजराइल के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार इस कदर परेशान हैं, लगातार इस कदर भटक रहे हैं। चूंकि तुर्की की सेना, मैंने सुबह ही बता दिया था आपको कि तुर्की की सेना गाजा के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, रेडी है। अमेरिका का प्रेशर है कि तुर्की की सेना आएगी गाजा के अंदर, वहाँ पे शांति स्थापित करेगी। और इसी को लेके अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार थरथरा रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से बातचीत की। ट्रंप ने कहा नहीं, जो हो रहा होने दो, तुम विरोध नहीं करोगे। इसके बाद इन्होंने मोदी साहब को फोन लगा दिया और जिस डील पे ये इतराते थे कि हम मोदी साहब से नहीं मिलेंगे, हम भारत के दौरे पे अभी नहीं आएंगे, भारत आने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, ट्रंप को गुस्सा आ जाएगा। अब उसी भारत से मुलाकात करने के लिए लगातार भाई साहब बिलबिला रहे, फ़ोन कर रहे कि आऊँगा, मिलूँगा। मोदी जी ने कहा ठीक है, आ जाना, हमको क्या है। आलम ये है भारत के साथ मीटिंग करने का कि अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कहा, पुतिन पे तंज कसते हुए, भैया अब दौरा करते हो तो केवल भारत का ही करते हो, पूरी दुनिया में और कहीं चले जाओ यार, हमारे पास भी आ जाओ। यानी बड़े बड़े देश आज पुतिन को बुलाने के लिए परेशान। पुतिन अपनी मर्जी से भारत के दौरे पे आते हैं और यही तमाम चीजें पूरी दुनिया के देशों को देखी नहीं जाती। अब इजराइल भी परेशान है। क्यों परेशान है आप खूब जानते हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। बाकी ऊपर वाला आपकी हिफाजत